गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 7वीं के द्वितीय पाठ दादी माँ के बारे में चर्चा करेंगे। ये गद्य है, इसको सरल शब्दों में हम आलोचना करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, लेखक यहाँ अपने दादी माँ के बारे में ही लिखा है और उन्होंने यहाँ यह प्रकट करने को चाहा है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनका मनन चिंतन किस प्रकार अपने घर वाले, अपने बेटे, अपने पोते या पोती के प्रति होता है, यहाँ वो प्रकट करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी पढ़कर इसको जान चुके हैं कि लेखक गांव से बड़े हो जाने के बाद, 20 साल हो जाने के बाद बाहर जाकर कहीं पढ़ाई करते हैं और उसी समय ही घर से एक खत आता है, पत्र आता है, जो कि उनके बड़े भाई का होता है और उसमें यह लिखा रहता है कि दादी माँ की देहांत हो गई। तो उसके बाद लेखक के सामने अपने घर, अपने गांव, अपने दादी माँ के जितने भी कार्यकलाप सारे उनके मन में आ जाते हैं, उनके याद आने लगते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। लेखक को जब तक अपने गांव की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। मतलब ये जो है, पत्र मिलने के बाद लेखक अपने गांव के, अपने दादी माँ के बारे में याद करके ये सब परिस्थिति होती है। तो देखो, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह व्यस्त हो गए और उनके आँखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता रहा। लेखक क्वार के वे दिन याद करते रहे जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूद कर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। ये आप जानते हैं, जैसे कि क्वार के समय लेखक नहा करते थे अपने गांव में, नहाकर उनको बुखार भी हो गया था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती। ज्वर यानी बुखार। तो दादी माँ पास में ही बैठी रहती थी और उनके तबीयत का, उनके ज्वर का हर समय ही देखभाल करती रहती थी, हाथ पैर छूती रहती थी, कैसा हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, ऐसे करती रहती थी। और क्या करती थी, देखो, पंखा झलती थी, लेप करती थी और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। ये घर वालों से ये सब कहकर बनवाती रहती थी। यानी कि एक बात हम कह सकते हैं कि लेखक के बुखार पड़ जाने पर दादी माँ कितनी विचलित हो जाती है, इस बात को यहाँ प्रकट किया गया है। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को गांव के जो आयुर्वेदिक जो दवा होते हैं, सारे दवा के नाम याद रहते थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई। ऐसे तो दादी माँ के बहुत सारे गुण हैं, गांव के सभी लोगों के प्रति उसका स्नेह निकलता था। तो एक बार क्या हुआ, लेखक के बड़े भाई की शादी तय होती है।
तो दादी माँ का उत्साह देखने बनता था। यूँ वह कोई काम न करती थीं, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलम्ब का कारण बन जाती थी। ऐसे भी तो दादी माँ बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, किसी काम वो ठीक से कर नहीं पाती थी, लेकिन सभी काम में उसकी भागीदारी रहती थी। अगर वो किसी काम में नहीं पहुंचती तो वो काम भी ठीक से नहीं हो पाता था, यानी कि विलम्ब होता था। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। उसी समय घर के सारे काम, चाहे विवाह हो चाहे दूसरा कुछ काम हो, सभी में दादी माँ अपने हिस्सेदारी को रखती थी। और उसके बाद उसी समय ही तुम्हारे रामी की चाची, जिसकी बेटी की विवाह होने वाली थी, उसी के लिए पहले से वो दादी माँ से पैसा लेकर उसके बाद वो पैसा न चुकाते हुए, बिना चुकाए, उसको चुकाया नहीं उसने, और फिर दूसरी बार फिर पैसा मांगने आती है। तो उसके ऊपर दादी जो है कठोरतापूर्वक बिगड़ती हैं, गुस्सा करती हैं, पहले का तुमने नहीं लौटाई और फिर अभी मांगने आ रही हो, ऐसे वो कहती है। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही न होती थी। लेखक से यह सब देखा न गया तो वह वहाँ से खिसक लिया। लेखक ये सब देख नहीं पाते हैं और लेखक बोलते हैं कि दादी माँ गरीब है, दे देगी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो। तो दादी माँ उसको डांटती है कि तुम ज़्यादा जानते हो, ऐसे बोलकर डांटती है। तो लेखक वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया। यानी कि इससे पहले रामी की चाची दादी माँ से जितने भी पैसे ली थी वो सारा दादी माँ ने माफ़ कर दिया, और ऊपर से 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। ऊपर से 10 रुपये देती है और रामी की चाची जो है उसकी बेटी की विवाह के लिए, शादी के लिए मदद भी करके आती है। यह घटनाएं दादी के कठोर अनुशासन के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। यानी कि इस शादी वाली बात से रामी की चाची को पहले डांटती है और उसके बाद फिर उसको घर पे जाकर 10 रुपये देकर कहती है कि तुम्हारी बेटी क्या मेरी बेटी नहीं है, ऐसे कहकर घर से आती है वो। तो इस बात से मालूम चलती है कि जो बड़े होते हैं उनका अपने से छोटों का या फिर घर वालों के प्रति जो अनुशासन होता है, पहले तो डांटते हैं, जैसे हमारे माता पिता या हमारे घर वाले, हमारे दादी जैसे हमें डांटते हैं, वो एक प्रकार का अनुशासन होता है। उस बात को यहाँ लेखक बताना चाह रहे हैं। और अनुशासन के साथ उनके कोमल स्वभाव, पहले तो हमारे घर वाले जो होते हैं डांटते हैं और उसके बाद फिर कोमलता के साथ बहुत ही प्यार से हमारे साथ हम जो चाहते हैं उसको फिर दिलवाते हैं। यह यहाँ लेखक प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं। और दादी माँ जो थी उसकी लाडला था लेखक उनका लाडला था, और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। लेखक जानता था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी अपराध हो जाए, तो दादी माँ है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ऐसा वो सोचता था। जैसे कि वो विवाह के समय में जाके वो सो जाता है और बाकी जो औरतें आती हैं, औरतें उसको कहते हैं, औरतें डांटते भी हैं, लेकिन दादी माँ वहाँ से लेखक को बचा लेती है। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थीं। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी। यानी कि जब हमारे घर में जो कमाने वाला होता है या जो मुखिया होता है
उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो धोखेबाज होते हैं वो धोखेबाज लोग आके हमारे सामने शुभचिंतक का अभिनय करते हैं कि हम आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन देखने को अगर सही से देखो तो वो धोखेबाज होते हैं। तो वैसे ही दादी माँ के जीवन में भी इस प्रकार की घटना घटी कि बहुत सारे शुभचिंतक जो कि धोखेबाज थे वो भी आकर घर में विभिन्न प्रकार के बात कहने लगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन दादी माँ क्योंकि बुजुर्ग थी, सब जानती थी, पहले से सबको पहचानती थी, तो कौन धोखेबाज है कौन शुभचिंतक है इसके बारे में दादी माँ सब कुछ जानती थी। और वही धोखेबाजी शुभचिंतक का रूप धारण करके वहाँ आके बैठ जाते थे। तो देखो, लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। ये जो शुभचिंतक वाले लोग या धोखेबाज, जो मतलब धोखेबाज वाले शुभचिंतक, जो धोखेबाज है वो शुभचिंतक बनकर आकर लेखक के पिता को कहकर लेखक के पिता से बहुत सारे खर्चा करवा दिए थे, और लेखक के पिता भी बहुत सारे खर्चा कर दिए थे। तो उसी बात को लेकर घर में टनाटनी चल रही थी। घर में असुविधा को लेकर घर में बात उठ रही थी। तभी एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गए। तो ये सब बातें जो है उस पत्र को पढ़कर लेखक याद कर रहे हैं अपने पुरानी बीती हुई बातों को। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी यानी कि कंगन, दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर चुका सकें। मतलब उसी समय दादी माँ ये सब देख रही थी कि लेखक के पिताजी और घर वाले कितने टेंशन में थे, वो कैसे कर्जा कैसे चुकाएंगे उस बात पर चिंतित थे। तो इसीलिए दादी माँ जिस दिए के सामने, जिस संदूक के सामने दिए जलाकर बैठी थी, उसी संदूक में से कुछ कंगन, कुछ गहने निकालकर लेखक के पिताजी के पास आकर उनके हाथ में थमा देती हैं और कहती हैं कि इसी वजह से ही जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो ये सब पहले से जानकर अनुमान कर इस प्रकार की व्यवस्था या हमारे घर में कई सारे धन दौलत या गहने खरीद कर रखते हैं। उसी बात को कहकर वो कंगन लेखक के पिताजी के हाथ में थमा देती हैं। तो उसी समय लेखक को दादी माँ किसी देवी सी लगी, मतलब साप भ्रष्ट देवी सी लगी। साप भ्रष्ट देवी सी लगी यानी कि साप से मुक्त करने वाले देवी। तो देखते हैं घर में सब चिंतित हैं, तो लेखक भी थे वहाँ। तो ये सब देखकर दादी माँ जब कंगन लाकर दे देती हैं तो सबके चिंता दूर हो जाती है। तभी लेखक को लगता है कि दादी माँ जो है कोई साप भ्रष्ट देवी यानी साप से, अभिशाप से मुक्ति करने वाली कोई देवी। जैसे हमें कोई अभिशाप मिलता है या इससे पहले भी ऋषि मुनियों ने जब अभिशाप लोगों को दिया करते थे, उसी समय भगवान या देवी ही आकर उस शाप से उन लोगों को मुक्ति दिलाते थे या श्राप से मुक्ति पाने के रास्ता दिखाते थे। वैसे ही दादी माँ भी लेखक को लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। ये सब सोचते हुए वो बात याद करते हुए फिर लेखक जो है अतीत के बात को जो याद कर रहे थे वहाँ से वर्तमान में लौट आते हैं, जो कि दादी माँ की मृत्यु की खबर वाली पत्र उनके हाथ में है। तो
बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे जो घर वाले होते हैं वो हमें कितना प्यार करते हैं। चाहे हमें हमारे जैसे आजकल जो छोटे छोटे यूथ पीढ़ी हैं या बच्चे हैं वो अपने घर वाले या फिर अपने दादा दादी से चिढ़ते हैं जब घर के दादा दादी ज़्यादा कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये करो, ये करो। ऐसे बोलने से आजकल के बच्चे उन दादा दादियों से चिढ़ जाते हैं। तो लेखक इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि वो हमारे जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को ठीक रास्ते में लाने के लिए उनका कठोरतापूर्वक व्यवहार या प्यार होता है, एक प्रकार का वो प्यार होता है। और एक बात यहाँ कहने को चाहे हैं लेखक कि किस प्रकार हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनकी चिंता करने की शक्ति किस प्रकार होती है, घर के लिए, घर की उन्नति के लिए किस प्रकार वो सोचते हैं, वो बात को भी यहाँ प्रकट करके रख रहे हैं लेखक। जैसे कि दादी माँ उसके खुद की कंगन को घर को बचाने के लिए, बेचने के लिए दे देती हैं। इस बात को यहाँ प्रकट किया गया है।